एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आइए हम लोग देखते हैं इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन में फटाफट इन 10 प्रश्नों को। लेकिन माय डियर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बार बार कहता हूँ कि इन 10 प्रश्नों को नहीं देखना है, बल्कि यह 110 प्रश्न है, 110 प्रश्नों का इसमें जवाब शामिल है। तो जल्दी से फटाफट इन 10 प्रश्नों को देखिए और 110 प्रश्नों का उत्तर फटाफट आप जान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो माय डियर, आपको पता है कि साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक नाम है, और उसकी कमी से रक्तहीनता होती है, उसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। जबकि आप देखेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, और उसकी कमी से आपको रतौंधी नामक बीमारी होती है। जबकि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एक्सकर्बिक एसिड है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो हमने ये देखा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो माय डियर, आपको सबसे पहली बात तो ये है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम है स्किन, यानी त्वचा। हमारे शरीर की जो त्वचा है वह मानव शरीर का सबसे बड़ा स्किन होता है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ा जो ग्रंथि है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, सबसे बड़ा जो ग्लैंड है, उसका नाम है लीवर यानी यकृत। जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जबकि मिक्स्ड ग्लैंड पैनक्रियाज है, अग्न्याशय है, उसको एंडोन एक्सोग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो माय डियर, आपने देखा कि ऑर्गन की यहाँ बातें हो रही है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन का नाम क्या है, तो सबसे बड़ा ऑर्गन का नाम है त्वचा यानी स्किन। और आपको पता होगा कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई का नाम है, उसका नाम है सेल, उसकी नाम है कोशिका। और कोशिकाओं का अध्ययन जिस विज्ञान के तहत करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं। तो हमने देखा कि ये जो कोशिका है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम है, सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड कल्चरल यूनिट है। और उसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो आपने देखा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम क्या है, स्किन है यानी त्वचा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए फटाफट। ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध किस खेल से है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध जिस खेल से है उसका नाम है लॉन टेनिस। टेनिस 2 तरह का होता है, एक टेबल टेनिस होता है, एक लॉन टेनिस होता है। तो लॉन टेनिस जो है वह ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंतर्गत खेला जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ग्रैंड स्लैम होता है, आपको सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रैंड स्लैम पता है कि ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। सबसे पहले जो शुरुआत होती है जनवरी के महीने में, वह ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, वह लॉन टेनिस से संबंध है। आपने सानिया मिर्जा का नाम सुना होगा, तो सानिया मिर्जा जो है लॉन टेनिस के ही प्लेयर है। तो आपने देखा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध लॉन टेनिस से है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन खत्म होता है उसके बाद मई के महीने में शुरू होता है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन आपको फ्रांस में पेरिस में खेला जाता है। उसके बाद विंबलडन ओपन शुरू होता है, वह आपका जुलाई अगस्त के महीने में शुरू होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में अमेरिकन ओपन होता है, जिसको यूएस ओपन के नाम से जानते हैं, वह आपका सितंबर अक्टूबर के महीने में वह शुरू होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 या ग्रैंड स्लैम होता है। यह जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, सीमेंटेड कोर्ट पे खेला जाता है। जबकि फ्रेंच ओपन होता है वह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, लाल बजरी पर खेला जाता है, उसका कोर्ट जो बनाया जाता है। यानी आपको पता है कि जो भी टेनिस होता है, लॉन टेनिस होता है, तो वह जिस ग्राउंड पर खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं। तो कोर्ट पे खेला जाता है, वह कोर्ट जो बना हुआ होता है, आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट का बना होता है, सीमेंटेड कोर्ट होता है। जबकि फ्रेंच ओपन होता है, लाल बजरी होता है, रेड क्ले होता है, उस पर खेला जाता है। और विंबलडन जो होता है वो ग्रास कोर्ट पे खेलाता है, हरे हरे घास होते हैं, उस पर खेला जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। और आपने देखा कि इन खेलों का संबंध लॉन टेनिस से है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
लावणी किस राज्य का लोक नृत्य का नाम है? यानी जो फोक डांस है, हमारे देश में बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं, अलग अलग ओकेजन पे होते हैं, फसलों की कटाई के अवसर पर होते हैं, फसलों की बुआई के मौके पर होती है, तो अलग अलग उसका कल्चर होता है, अलग अलग समय में अलग अलग त्योहारों के रूप में मनाई जाती है, उसमें लोक नृत्य होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे देश में बहुत सारे लोक नृत्य होती है, जिसमें आपने देखा कि लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये बार बार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का एक और लोक नृत्य बहुत ही मशहूर है जिसका नाम है तमाशा। उसी तरीके से आप देखेंगे कि केरल का लोक नृत्य है, उसका नाम है कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम यह केरल का लोक नृत्य है। अगर बातें आप कर्नाटक की करेंगे तो वहाँ यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगर बातें करेंगे तमिलनाडु की तो वहाँ भरतनाट्यम वहाँ की लोक नृत्य का नाम है, बहुत ही मशहूर लोक नृत्य है भरतनाट्यम तमिलनाडु की। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है उस लोक नृत्य का नाम है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी बहुत ही चर्चित और मशहूर है। उसी प्रकार से गुजरात में जब आप आएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर गरबा और डांडिया जो है बहुत ही मशहूर है। वह भारत ही नहीं विदेशों में ही डांडिया मशहूर है, तो वहाँ गरबा और डांडिया मशहूर है। उसी तरीके से अगर राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ का घूमर जो है वह लोक नृत्य बहुत ही मशहूर है। उसी प्रकार अगर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब का लोक नृत्य का नाम है भांगड़ा और गिद्दा। गिद्दा महिलाओं का लोक नृत्य होता है और भांगड़ा पुरुषों का लोक नृत्य होता है। उसी प्रकार से अगर आप बातें करेंगे जम्मू कश्मीर की तो वहाँ का लोक नृत्य का नाम है रऊफ। अगर आप बातें करेंगे उत्तर प्रदेश की तो यहाँ के लोक नृत्य का नाम है कथक। अगर आप बातें करेंगे बिहार का तो बिहार का यहाँ जो है कि आपको पवड़िया नाच है, उसके बाद जो है कि छऊ है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारा लोडा डांस है हमारे बिहार में प्रचलित हो। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे झारखंड का तो झारखंड के लोक नृत्य का नाम है सरहुल, वहाँ बहुत ही मशहूर है। अगर बातें उड़ीसा की करेंगे तो वहाँ का राष्ट्र जो लोक नृत्य है बहुत ही मशहूर है जिसका नाम है ओडिसी। अगर आप बातें करेंगे असम की तो वहाँ का बिहू जो है वह लोक नृत्य बहुत ही मशहूर है। तो आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट राज्यों के लोक नृत्य का नाम, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि लावणी किस राज्य का लोक नृत्य का नाम है, तो वह महाराष्ट्र का लोक नृत्य का नाम है। आप देखिएगा बैरोमीटर के रीडिंग का अचानक गिरना किसका सूचक होता है, किसका सिंबल होता है, किसका इंडिकेशन होता है। अगर बैरोमीटर है, सबसे पहली बात तो यह है कि बैरोमीटर क्या होता है, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं, यानी यह एक मापक है और जिसके माध्यम से हम वायुमंडलीय जो दबाव है उसको मापते हैं। लेकिन जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाए तो वह आंधी तूफान का सूचक होता है, भयंकर आंधियां आने वाली होती है, उसका वो इंडिकेटर होता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि थर्मोमीटर से तापमान को मापा जाता है और उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है, यानी बारिश कितनी हुई है, कितनी मिलीमीटर कितनी सेंटीमीटर हुई है, उसका हम लोग मापन करते हैं रेन गेज से। उसी प्रकार से अगर देखते हैं कि बादल जो है बादल कितना मोटा है तो बादलों की मोटाई का मापन हम लोग करते हैं नेफोमीटर से। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि रिक्टर स्केल से भूकंपीय जो लहरें होती है उसकी जो तीव्रता होती है उस भूकंपीय लहरों की तीव्रता को हम लोग रिक्टर स्केल पर मापते हैं, जबकि सेस्मोग्राफ पर उसका लेखन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह बैरोमीटर के रीडिंग का अचानक गिर जाना वह आंधी तूफान का सूचक होता है। उसके बाद बैरियर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आइसोबाथ क्या होता है। आइसोबाथ का मतलब ये होता है कि समुद्र में जो कहीं गहराई ज़्यादा होती है कहीं कम होती है, तो समान गहराई वाले क्षेत्रों को, समान गहराई वाले समुद्री क्षेत्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी रेखा को हम कहते हैं आइसोबाथ, यानी समान समुद्र की गहराई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। जबकि समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। जबकि समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको आइसोथर्म कहते हैं। अगर समान महासागरीय लवणता वाले क्षेत्र हैं उसको मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइंस कहते हैं। समान सूर्यताप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं। समान बर्फ की मोटाई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनीफ कहते हैं। समान भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर आइसोबाथ है जो समान समुद्र गहराई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा का नाम है। उसके बाद आपने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो सबसे पहली बात मेडियल ये है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है। इसलिए नहीं दिलाता क्योंकि ऑलरेडी वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में एक सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है और उन्हीं सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में एक को जो है कि नॉमिनेट किया जाता है, चुना जाता है, जो कि वह लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए शपथ नहीं लेता है, उसे शपथ कोई नहीं दिलाता है। लेकिन अगर उसे त्यागपत्र देने की बात आती है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को वह अपना त्यागपत्र देता है। तो आपने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो वह कोई नहीं दिलाता है। और लोकसभा अध्यक्ष को
प्रति माह मूल वेतन उतना ही मिलता है जितना राज्यसभा के सभापति को मिलता है। यानी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति को इस समय 4 लाख रुपए प्रति माह मूल वेतन के रूप में मिल रहा है। ठीक उतना ही 4 लाख रुपए प्रति माह के रूप में मूल वेतन आपको लोकसभा अध्यक्ष को भी मिलता है, यानी वह राज्यसभा के सभापति के समकक्ष होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो कोई नहीं दिलाता है। उसके बाद आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये कब करता है, तो जब संसद का दोनों जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों सदनों के बीच किसी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर विवाद पैदा हो जाए, तो उस विवाद को निपटाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों की ज्वाइंट सेशन बुलाता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है, यह पावर है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सके। तो वह राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन को बुलाता है, और उस सेशन की उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न को बार बार पूछा जाता है। जबकि 110 में मनी बिल की चर्चा है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, धन विधेयक की चर्चा 110 में है, अनुच्छेद 108 में इस ज्वाइंट सेशन की बातें कही गई है। तो आपने देखा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद माय डियर क्वेश्चन नंबर ये है कि पेटीकोट शासन का संबंध किस शासक के काल से है, तो अकबर के शासक के काल से है, जो कि आपको 1560 से 1562 के दौरान उसके शासन पर महिलाओं का वर्चस्व था और महिलाओं के कहने के अनुसार ही वह अपना एक्टिविटीज करता था, इसलिए अकबर के शासन काल को पेटीकोट शासन का काल कहते हैं। बार ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और अंतिम क्वेश्चन है आईएनसी की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लास्ट क्वेश्चन है आईएनसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, एओ ह्यूम के प्रयासों से हुआ था, और लॉर्ड डॉफरिन उस समय के गवर्नर जनरल थे, तो उसके अध्यक्ष जो प्रथम अध्यक्ष थे 1885 में, जिसका अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उसके अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे, वोमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इस तरह से आपने दोस्तों देखा कि ये 1 to 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से मिल गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगले वीडियो में फिर हम लोग उपस्थित होंगे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।